अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए थे तो वो ट्रेड करने के लिए आए थे, गवर्नेंस के लिए नहीं आए थे। 1690 में जॉब चारनॉक कलकत्ता एस्टैब्लिश करते हैं। एक फैक्ट्री बन जाती है वहां पे, ट्रेडिंग हब बन जाता है और कमर्शियल रिक्वायरमेंट से जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, इनको समझना जरूरी हो गया था। इन सब बैकग्राउंड में 1750 में, कोई 60 साल के बाद, कलकत्ता पहुंचता है एक 17 या 18 साल का नौजवान लड़का, वॉरेन हेस्टिंग्स। बड़ी तेजी के साथ उर्दू और पर्शियन को सीखना शुरू कर देता है। ये ऑब्जर्व किया जाता है और इसको कासिम बाजार में पोस्ट किया जाता है, जो एक बड़ी मेजर ट्रेडिंग हब थी अंग्रेजों के लिए। अब वहां पे जब ये काम कर रहे थे तो पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी चेंज होती है। 1756 में नवाब बंगाल के अलीवर्दी खान, उनकी डेथ हो जाती है। जो नए आते हैं सिराजुद्दौला, वो कलकत्ता के ऊपर अटैक करते हैं। वहां के जितने भी लोग थे अंग्रेज, उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं, जिसको ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में। वॉरेन हेस्टिंग्स मुर्शिदाबाद में इंप्रिजन थे। वहां से किसी तरीके से ये भागते हैं, बाहर आते हैं और इतनी देर में रॉबर्ट क्लाइव आते हैं मद्रास से। लड़ाई होती है, कलकत्ता को वापस रीटेक करते हैं अंग्रेज। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी भी होती है और बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार जाते हैं। इस दौरान में वॉरेन हेस्टिंग्स और रॉबर्ट क्लाइव एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और रॉबर्ट क्लाइव को वॉरेन हेस्टिंग्स अच्छे लगते हैं। बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर को सीट के ऊपर बिठाया जाता है और वॉरेन हेस्टिंग्स को 1758 में मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाता है। एज ब्रिटिश रेजिडेंट, वॉरेन हेस्टिंग्स को मीर जाफर को अंग्रेजों की टर्म्स कम्युनिकेट करनी पड़ती थी, जो इनको लगता था कि बड़ी हाई हैंडेड है और इनको लगता था कि ये गलत कर रहे हैं। अंग्रेज अपने ऑनर को, उसके खिलाफ जाके काम कर रहे हैं और इसमें उन्होंने काफी सारी रिप्रेजेंटेशंस भी की। खैर, मीर जाफर को हटाया जाता है, मीर कासिम आते हैं। इनको फिर लगता है कि मीर कासिम के साथ वो चीजें हो रही हैं, गलत हो रहा है। फाइनली इनको ब्रिटिश रेजिडेंट से हटाया जाता है और कलकत्ता की काउंसिल में अपॉइंट किया जाता है। ये वहां पहुंचते हैं तो इनको लगता है कि अंग्रेज जो ट्रेडर्स हैं, वो ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस इनकी गलत हैं और ये उसकी बारे में लिखते भी हैं, पर इनके प्रपोजल को और इनकी जो रिपोर्ट थी उसको कलकत्ता काउंसिल रिजेक्ट कर देती है। बहुत दुखी हो जाते हैं, कहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं नहीं कर सकता ऐसे काम। और 1764 में रिजाइन करके ये इंग्लैंड वापस चले जाते हैं। 5 साल इंग्लैंड रहने के बाद इनको लगता है कि अरे भाई, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ पैसा वैसा रह ही नहीं गया। तो ये वापस जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव के पास, रिक्वेस्ट करते हैं, जनाब मेरे को कोई नौकरी दे दो ईस्ट इंडिया कंपनी में। और रॉबर्ट क्लाइव इनको मद्रास में फिर नौकरी दिलवाते हैं। 1769 में ये वापस पहुंच जाते हैं। मद्रास में आते ही ये कुछ रिफॉर्म भी कर देते हैं और फिर 1771 में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर ऑफ कलकत्ता अपॉइंट होते हैं। अब अंग्रेज ये सोच रहे थे कि हमारे पास 3 डोमिनियंस हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। इन तीनों डोमिनियंस को एक ही कंट्रोल में लाया जाए और उसके लिए 1773 में एक एक्ट पास होता है। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं बंगाल के, विद कंट्रोल ओवर बॉम्बे एंड मद्रास। पर ये गवर्नर जनरल 5 लोगों की एक सुप्रीम काउंसिल जो बंगाल की थी, उसका मेंबर होता है। तो इनके पास ज्यादा पावर्स नहीं थी और थोड़ा कंफ्यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, पर फिर भी ये गवर्नर जनरल बन जाते हैं और बनते ही टैक्स रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, जिस चीज को हाथ लगाते हैं वहां रिफॉर्म्स करना शुरू कर देते हैं और जुडिशियल रिफॉर्म्स करते हैं। कहते हैं
कि हिंदुओं को उनके शास्त्र के हिसाब से गवर्नेंस होनी चाहिए, मुस्लिम्स को शरिया के हिसाब से या कुरान के हिसाब से। और कोडिफिकेशन के लिए ये नेथनियल ब्रासी हेलहेड को अपॉइंट करते हैं। हेलहेड बहुत सारे पंडित हैं, कोई 11 के करीब पंडित होते हैं, उनके साथ बैठते हैं, वो सारे शास्त्र को कंपाइल करते हैं संस्कृत में, जो लॉज हैं उसको, उसकी ट्रांसलेशन होती है पर्शियन में, और पर्शियन ट्रांसलेशन कर से आगे हेलहेड अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं, और 1776 में कोड ऑफ जेंटू लॉज पब्लिश होता है। हेलहेड जब ये काम कर रहे थे तो उनके साथ इंटरैक्शन होती है चार्ल्स विल्किंस की, यंग लड़का 20-21 साल का, और वो पाते हैं कि चार्ल्स विल्किंस बहुत एनर्जी से भरा हुआ है, बहुत अच्छा मेटलर्जिस्ट है, एनग्रेवर है, बड़ी मेहनत करता है, बहुत लैंग्वेजेस को सीखने में बड़ी तेजी के साथ उसको लैंग्वेज को पकड़ता है। उसके साथ हेलहेड मिलके बंगाली ग्रामर की किताब छापते हैं 1778 में। उस बंगाली ग्रामर के लिए जो बंगाली टाइपसेट था वो चार्ल्स विल्किंस और पंचानन कर्माकर दोनों मिलके अपने हाथ से उन्होंने वो टाइपसेट बनाए। हुगली में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक प्रेस भी बनाई गई जो चार्ल्स विल्किंस ने बनाई थी। और इस दौरान में जब ये सब हो रहा था, वॉरेन हेस्टिंग्स नोटिस करते हैं चार्ल्स विल्किंस को। हेलहेड चार्ल्स विल्किंस को बोलते हैं कि 1778 में जाओ और जाके संस्कृत पढ़ो। विल्किंस संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं और वो उसके साथ उनको प्रेम हो जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स हेलहेड और चार्ल्स विल्किंस को नोटिस कर रहे थे। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि चार्ल्स विल्किंस उनके तरीके से काम को अप्रोच करते थे, नेटिव्स को, इंडियंस को समझने की कोशिश करते थे, उनकी भाषा को, कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को। और उस वजह से चार्ल्स विल्किंस वॉरेन हेस्टिंग्स के फेवरेट हो जाते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां लाद देते हैं। चार्ल्स विल्किंस जो हैं वो इंटरेस्टेड थे पढ़ने लिखने में, पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स जो थी उनको वो सब काम करने नहीं देती थी। तो 1783 में चार्ल्स विल्किंस जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के पास और कहते हैं, जनाब मुझे थोड़ी छुट्टी दो, मैं बनारस जाके थोड़ा पढ़ना चाहता हूं। वॉरेन हेस्टिंग्स को यह मौका लगा, उन्होंने कहा यह लड़का अच्छा काम करने वाला है, इसको हमको भेजना चाहिए। और उनकी इमोल्यूमेंट्स, उनकी नौकरी की सैलरी उनको बरकरार रख के वो छुट्टी दिलवाते हैं कंपनी के बोर्ड से। विल्किंस बनारस जाते हैं और वहां मिलते हैं काशीनाथ भट्टाचार्य से, जो उस टाइम पे बनारस में सर्वशास्त्र गुरु के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी मास्टरी हिंदू स्क्रिप्चर्स के ऊपर और शास्त्रों के ऊपर अनपैरेलल्ड थी और अनचैलेंज्ड थी। काशीनाथ के साथ बैठ के विल्किंस बहुत सारा काम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताइए मैं किसको पढ़ूं, कौन से स्क्रिप्चर्स को पढ़ूं। अंग्रेज किसी भी चीज को समझने के लिए पंडितों की राय लेते थे, पूछते थे उनसे कि क्या करना चाहिए। काशीनाथ बोलते हैं कि यदि आपको समझना है कुछ हिंदुस्तान के बारे में और हिंदुओं के बारे में, तो गीता पढ़िए। विल्किंस गीता उठाते हैं और 1784 में, अक्टूबर 1784 टू बी प्रिसाइज, अपनी ट्रांसलेशन का पहला ड्राफ्ट वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रेजेंट करते हैं जब वॉरेन हेस्टिंग्स बनारस आते हैं।
ये ट्रांसलेशन वर्स में नहीं थी, प्रोज में थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के सामने जब वो गीता की ट्रांसलेशन आती है और वो उसको पढ़ते हैं, तो वॉरेन हेस्टिंग्स कहते हैं कि हिंदुस्तान में अंग्रेज हिंदुस्तानियों को सैवेज मानते थे, बारबेरियंस मानते थे। वहां ये सोच, ये इंसानी सोच की पराकाष्ठा है, एपिटोम है। और तुरंत ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन को इंग्लैंड में लिखते हैं और कहते हैं इस ट्रांसलेशन को पब्लिश कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तानियों को लगना चाहिए कि हम उनको समझते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। मई 1785 को चार्ल्स विल्किंस की ट्रांसलेशन गीता की पब्लिश होती है। डायलॉग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन इन 18 लेक्चर्स विद नोट्स इस किताब का नाम था। पर इस किताब में काशीनाथ का कोई रेफरेंस नहीं है, न ही उसको क्रेडिट दिया गया। यह किताब हिंदुस्तान से निकलती है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, अमेरिका, इंटेलेक्चुअल्स की दुनिया में जलजला आ जाता है। सब गीता सार में डुबकियां लेना शुरू कर देते हैं। अगले पार्ट में सुनिए कि गीता की इस ट्रांसलेशन के बिना के ऊपर दुनिया में और क्या क्या काम हुआ भागवत गीता पे, और उसकी रिसेप्शन कैसे आई। और लास्ट पार्ट में हम आपको ह्यूमन स्टोरी सुनाएंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स की, काशीनाथ की, महात्मा गांधी और नाजी लीडर हाइनरिक हिमलर की, कि उन्होंने भागवत गीता से अपने दिल को किस प्रकार से तसल्ली दी।